बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड के आज चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई सस्पेंशन एंड सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट वाइल कोलॉइड्स डू। अब इसमें आपके पास दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो आपको यहाँ पे वर्ड्स नजर आ रहे हैं, सस्पेंशन, सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स। ये 3 टाइप्स के आपके पास सोल्यूशंस की टाइप्स हैं। और दूसरा यहाँ पे टिंडल इफेक्ट मेंशन है। टिंडल इफेक्ट हम कहते हैं फिनोमेना को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमेना है कि लाइट को कोई भी सोल्यूशन जो स्कैटर कर देता है। स्कैटर मीन्स कि फैल जाना। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वाई से, इसलिए आपके पास जो हेडिंग आएगी वाई की रीज़न की। और आपने आंसर में इन तीनों जो टाइप्स मेंशन है, इन तीनों टाइप्स में एक्सप्लेन करना है विद रीज़न कि इनमें टिंडल इफेक्ट होता है या नहीं होता, तो क्यों होता है ऐसा। पॉइंट नंबर 1 में हम पहले सस्पेंशन का एक्सप्लेन करेंगे। सस्पेंशन पार्टिकल्स आर सो बिग दैट लाइट इज़ ब्लॉक्ड एंड डिफ़िकल्ट टू पास। सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने बड़े साइज़ के होते हैं कि इनमें से लाइट गुजर ही नहीं सकती, ब्लॉक कर देते हैं लाइट को, रास्ता ही नहीं मिलता। पार्टिकल्स इतने लार्ज साइज़ के होते हैं कि लाइट को इनके बीच में से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता एंड डिफ़िकल्ट टू पास। नाउ सेकंड सोल्यूशन आ गया आपके पास। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, दैट दे कैन नॉट स्कैटर द रेज ऑफ लाइट। इनमें इतने लार्ज साइज के पार्टिकल्स नहीं होते कि उनके साथ लाइट हिट करके स्कैटर करे, बल्कि वो इजीली उसमें से पास कर जाते हैं, तो इसमें कोई स्कैटरिंग नहीं होती। दैट्स वाई दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट आपके पास कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में क्यों होता है, कोलॉइड्स पार्टिकल्स जो होते हैं दे कैन स्कैटर द पाथ ऑफ लाइट रेज। ये लाइट रेज को स्कैटर कर लेते हैं इजीली, दस इमिटिंग द बीम ऑफ लाइट, दैट इज़ वाई दे शो टिंडल इफेक्ट। तो इसमें स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटर कर देते हैं लाइट को, इसलिए हम कहेंगे कि टिंडल इफेक्ट इसमें शो होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। इसमें आपने रीज़न बतानी है, डिफरेंस क्यों आता है आपके पास इन तीनों में। तो इसमें आप क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसलिए आप इसमें कोई से भी 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, या चाहे तो 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जो कि 0.5 का हो सकता है। क्योंकि 2 मार्क्स का अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आप या तो 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं मेन पॉइंट्स, या फिर आप चाहें तो 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। और इसमें आंसर आप कहाँ से देंगे, चैप्टर 6 के बिल्कुल लास्ट जो एंड है चैप्टर का, उसके लास्ट पेज पे, चैप्टर 6 के लास्ट पेज पे आपके पास टेबल बना हुआ है जिसमें आपके पास सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का डिफरेंस मेंशन किया गया है। तो आप वहाँ से कोई से भी 2 या 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब सीक्वेंस आप बेशक जैसे मर्जी रख सकते हैं। हम यहाँ पे क्योंकि सोल्यूशन का पहले पूछा है देन कोलॉइड और सस्पेंशन, तो इस तरह उसके अकॉर्डिंगली 3 कॉलम्स यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहे होंगे। सोल्यूशन, सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे आपके पास पॉइंट नज़र आ रहा है, आप इनकी भी अलग अलग से भी हेडिंग दे सकते हैं, या चाहे ना भी दें तो भी इट्स ओके, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें तीनों टाइप्स में पार्टिकल्स के साइज को एक्सप्लेन किया हुआ है। सोल्यूशन में द पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म एज मॉलिक्यूल्स, आइंस। सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं वो तो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आइंस होते हैं, और उनका डायमीटर मेंशन है। कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, इसमें एटम्स भी आ जाते हैं, आइंस भी प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है पार्टिकल्स का वो 10 to 5 सेंटीमीटर, मीन्स के सस्पेंशन के अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स नज़र आएंगे वो 10 से 5 सेंटीमीटर के होते हैं। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, सोल्यूशन के पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, उसको आप देख नहीं सकते विद नेकेड आई। कोलॉइड्स में पार्टिकल्स लार्ज होते हैं बट अगेन विजिबल नहीं होते, या आप इनको आप देख नहीं सकते। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं कि आप उनको देख सकते हैं, सोल्यूशन में मौजूद हों तो आपको वो नज़र आ सकते हैं। सो सेकेंड पॉइंट में आपके पास ये विजिबिलिटी का डिफरेंस था। नाउ थर्ड पॉइंट में टिंडल इफेक्ट बताया हुआ है तीनों का। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा है कि सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, कोलॉइड में होता है, और सस्पेंशन में भी नहीं होता। फोर्थ पॉइंट में आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। सोल्यूशन में आपके पास एग्जांपल आती है लाइक ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर। आप अगर देखें ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आप अगर एक ड्रॉप लें इंक का और उसमें पानी में डाल दें
तो वो बिल्कुल उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, और आपको फिर आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इसमें से वाटर कहाँ पे है, इंक कहाँ पे। वो बिल्कुल उसमें आपको पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, मौजूद नहीं होते तो हैं लेकिन आपको वो विजिबल नहीं होते। दैट्स वाई पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल विद नेकेड आई। कोलॉइड्स में आपके पास एग्जांपल आती है ब्लड की। ब्लड में भी आपके पास बहुत से पार्टिकल्स होते हैं। ब्लड में वाटर भी होता है, सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन अगर आप उनको देखें तो आपको वो सब अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह से मिल्क भी आपके पास हो गया है, मिल्क में भी वाटर भी होता है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन आप उनको देख के आपको वो देखेंगे तो नज़र नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपके पास ये सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि पार्टिकल्स आर लार्ज बट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। नेक्स्ट आपके पास सस्पेंशन की एग्जांपल है पेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं क्योंकि। तो ये आपके पास सस्पेंशन की एग्जांपल आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई द सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा। मिक्सचर की टाइप है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, सेम कंपोजिशन होती है, लेकिन सस्पेंशन के केस में होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता। तो ऐसा क्यों, इसके आपने रीज़न देनी है। क्वेश्चन किया आंसर में आप हेडिंग देंगे रीज़न। Suspension does not form a homogeneous mixture because particles remain undissolved. Particles क्योंकि dissolve नहीं होते completely, और that is why it form a heterogeneous mixture। तो आपके पास composition uniform नहीं होती, same नहीं होती। so यहाँ पे जो mixture की type आएगी वो होती है heterogeneous mixture, and particles settle down after certain times। सस्पेंशन के पार्टिकल लार्ज साइज़ के होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए सस्पेंशन को रख देंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज कोलॉइडल सोल्यूशन और नॉट। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन आपको दिया गया और उसको आपने टेस्ट करना हो कि ये कोलॉइडल है या नहीं है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसका सिंपल सा आपने अभी फर्स्ट 2 क्वेश्चन में देखा टिंडल इफेक्ट का, जो कि कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी है। कोलॉइड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर आपने देखना हो कि कोई सोल्यूशन कोलॉइडल है या नहीं, तो इसलिए आप टिंडल इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग आएगी आपके पास टिंडल इफेक्ट। वी कैन टेस्ट अ कोलॉइडल सोल्यूशन बाय इट्स टिंडल इफेक्ट because its particle can scatter the path of light rays, thus emitting the beam of light, while solution and suspension do not show Tyndall effect। वही सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाले ही आप आंसर इस पे लिख सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस आपने इस तरह से रखनी है कि क्योंकि कोलॉइडल का पहले पूछा है, तो आपने फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें कोलॉइडल का बताना है। लास्ट सेंटेंस में आप बस से बताएंगे कि सोल्यूशन और सस्पेंशन जो होते हैं वो शो नहीं करते ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रू सोल्यूशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस की। इनमें से आपने डिफरेंशिएट करना है कि इनमें ट्रू सोल्यूशन कौन सा है और कोलॉइडल कौन सा है। ट्रू सोल्यूशन वो होता है जिसमें आपके पास सोल्यूट आपने सॉल्वेंट में डाला है और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। जैसे कि आप ग्लूकोज ले लें और ग्लूकोज को आप पानी में मिक्स करें, तो वो जब कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा तो आपको वो कंप्लीट सोल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा। उसमें आप पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे कंप्लीट डिज़ोल्व करने के बाद। तो ये जो एग्जांपल है इसको हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। और कोलॉइडल सोल्यूशन जो होते हैं ये आपके पास पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं होते। तो आपने इस तरह से आपने चाहे तो 2 कॉलम्स बना लें या चाहे तो इस तरह से सेपरेट हेडिंग्स दे दें। फर्स्ट हेडिंग दे दें आप ट्रू सोल्यूशन की। इसमें आपके पास 3 एग्जाम्पल आ रही हैं। ग्लूकोज सोल्यूशन जो कि ट्रू सोल्यूशन होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो भी ट्रू सोल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट भी डिज़ोल्व हो जाता है वाटर जो भी सॉल्वेंट है उसमें, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन जो होता है वो भी ट्रू सोल्यूशन है। कोलॉइडल में आपके पास एग्जांपल आ रही है ब्लड की। ब्लड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। स्टार्च सोल्यूशन आ गया आपके पास। स्टार्च भी जो होता है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। इसके बाद आ गया आपके पास टूथपेस्ट। तो ये तीनों आपके पास कोलॉइडल हैं, दे आर नॉट ट्रू सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वी स्टिर पेंट्स थॉरोली बिफोर यूजिंग। पेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले उसको मिक्स क्यों किया जाता है। हेडिंग क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वाई से, अगेन हेडिंग यहाँ पे आएगी रीज़न की वी स्टिर पेंट्स थॉरोली बिफोर यूजिंग बिकॉज पेंट्स आर इन सस्पेंशन फॉर्म। पेंट्स जो है वो सस्पेंशन की एग्जांपल है जिसके पार्टिकल जो होते हैं वो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं।
तो उसको दोबारा से बीच में मिक्स करने के लिए हम पेंट्स को स्टिर करते हैं, मिक्स करते हैं कि वो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए। कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते, अगेन उसको आप अगर रखेंगे तो वो नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन पेंट्स को स्टिर करने का मकसद क्या होता है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स वो सस्पेंशन फॉर्म में होता है और उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए हम उसको यूज़ करने से पहले थॉरली मिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर द लाइट एंड वाई? शुगर सोल्यूशन, सॉफ्ट सोल्यूशन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 3 का किस्म के आपके पास सोल्यूशन आ रहे हैं और इसमें आपने बताना है कि इनमें से कौन स्कैटर करता है लाइट और क्यों। सो इसमें आप पहले बताएंगे कि सॉफ्ट सोल्यूशन विल स्कैटर द लाइट रेस। कैसे पता चलेगा आपको? आप ने अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में स्टडी किया कि टिंडल इफेक्ट जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, टिंडल इफेक्ट को हम कह रहे हैं। और टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? सिर्फ कोलॉइड्स शो करते हैं। तो इसमें से भी आपने देखना है कि इन तीनों में से कौन सा कोलॉइड है, उसी में आपके पास ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना एग्जिस्ट करेगा और रीज़न भी आपने यही बतानी है उसकी। तो इन तीनों में से जो आपके पास एग्जांपल है, शुगर सोल्यूशन जो होता है वो तो आपके पास ट्रू सोल्यूशन है, और शुगर को आप पानी में मिक्स करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे, तो इसलिए ये आपके पास कोलॉइडल नहीं है बल्कि ये ट्रू सोल्यूशन है। सोप सोल्यूशन जब आप बनाते हैं तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होता है झाग या उसकी सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, तो ये आपके पास कोलॉइडल की एग्जांपल है। सो सोप सोल्यूशन विल स्कैटर द लाइट रेस। अब रीज़न क्या है इसकी क्वेश्चन में, क्योंकि रीज़न भी पूछी है और वाई पूछा हुआ है, दो चीज़ें आपके पास पूछी हैं कि विच ऑफ द सोल्यूशन विल स्कैटर द लाइट रेस, उसका आंसर ये आ गया। सेकेंड आपका पास क्वेश्चन ने पूछा है वाई, तो इसके आपके पास हेडिंग आएगी रीज़न। Now, because soap solution is a colloidal solution and its particle can scatter the path of light rays, thus emitting the beam of light and show Tyndall effect. तो ये आपके पास रीज़न आ गई है क्योंकि कि सोप सोल्यूशन जो है वो कोलॉइडल है और वो स्कैटर कर सकता है लाइट रेस को। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय लाइक डिसॉल्व लाइक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है? लाइक डिसॉल्व लाइक जो है इसके आपके सबके पास से पहले तो इसकी हेडिंग देंगे, व्हाट इज मेंट बाय लाइक डिसॉल्व लाइक। इट इज़ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी। लाइक डिसॉल्व लाइक जो है ये एक प्रिंसिपल सॉलिबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल है। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका है कि आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस, आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं जिसमें आयंस होते हैं, और पोलर भी हमारे पास वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं, ठीक है। तो आयनिक को आप पोलर कह सकते हैं, बट पोलर ज़रूरी नहीं है कि वो आयनिक हो। दे आर सॉल्युबल इन ओके। आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस का आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा होगा, आयनिक कंपाउंड्स एंड पोलर कंपाउंड्स। तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह के सब्सटेंसेस को कहते हैं। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये दोनों ही क्योंकि पोलर होते हैं तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, यहाँ पे आयनिक की जो बात हो रही है ये आयनिक सॉलिड्स हो रही है, और पोलर सब्सटेंसेस जो है ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है। ये दोनों ही वाटर में डिसॉल्व होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो दोनों सेम हो गए, दैट्स वाई लाइक डिसॉल्व लाइक। और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है कि Cl NaCl, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड्स है। शुगर और अल्कोहल जो है ये आपके पास पोलर सब्सटेंसेस है। सेकेंड पॉइंट है नॉन पोलर सब्सटेंसेस। अब नॉन पोलर जो होते हैं ये वो होते हैं जिनमें कोई पोल्स नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते। ये कैसे पोलर थे या आयनिक थे? इसमें KCl की एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें से K जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, Cl जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सो इस तरह से ये पोलर हो गया या आयोनिक हो गया। नॉन पोलर पे कोई चार्ज नहीं होता। दे आर नॉट सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो क्योंकि ये नॉन पोलर है तो पोलर में डिजॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक के मुताबिक सेम डिजॉल्व हो सकते हैं। नॉन पोलर जो होगा ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व हो सकता है। दे आर नॉट सोल्युबल इन वाटर बट दे आर सोल्युबल इन अदर नॉन पोलर सब्सटेंसेस। और इसमें आपके पास जो एग्जांपल आ रही है वो है इथर, बेंजीन, पेट्रोल वगैरह, ये सारी नॉन पोलर है तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट है नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस। अगेन ये नॉन पोलर है तो ये पोलर में या वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते, ये नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन। ये सारे आपके पास जो एग्जांपल हैं ग्रीस, पेंट्स और नेफ्थलीन, ये आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल है।
नॉन पोलर सॉल्यूट्स की एग्जांपल है, दे आर ऑल सॉल्युबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये नॉन पोलर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, जैसे कि ईथर में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में इनको आप डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ये भी आपके पास जो टॉपिक है ये बुक पे मेंशन है, सॉल्युबिलिटी का जो टॉपिक है उसी में ये, और सॉल्युबिलिटी के टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास लाइक डिजॉल्व लाइक, ये उसी की आपके पास जो 3 पॉइंट्स है उसी की ये उसी की ये 3 पॉइंट्स आप इसके आंसर में लिखेंगे। इसमें से आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, लाइक जैसे कि आपके पास यहाँ पे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मेंशन है, इथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ये सारे नॉन पोलर सब्सटेंसेस आपके पास मेंशन है। ये आपके पास आयोनिक और पोलर सब्सटेंसेस मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ solute एंड सॉल्वेंट अफेक्ट द solubility? नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे कि सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं, नेचर उसका, नेचर मीन्स कि वो आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो नेचर है, ये सल्यूट और सल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में वो उनकी सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊँ मैं, तो हम सोल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं दो चीज़ें, सल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो सल्यूट जो भी हमें हमारे पास मौजूद होगा, उन सल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगी उसको हम कहते हैं सल्यूट फोर्सेस। और जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं जैसे कि वाटर ले रहे हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में भी फोर्सेस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के बीच में, तो उसको हम कह रहे हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, मिक्स करते हैं डिज़ोल्व करने के लिए, तो सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो पहले से मौजूद फोर्सेस होती हैं उसका सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। इसकी आपके पास हेडिंग आएगी, इफेक्ट्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास कि इफ़ द न्यू फोर्सेस बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सल्यूट को सॉल्वेंट में आपने डाल दिया और जो दोनों के बीच में जो नई फोर्सेस बन गई हैं, अगर वो इस काबिल हों कि दे ओवरकम द सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी एज़ कम्पेयर टू सल्यूट फोर्सेस, तो सल्यूट वो डिज़ोल्व कर जाएगा और सल्यूशन बन जाएगा। और अगर इसके ऑपोजिट आप कर ले कि इफ़ द फोर्सेस between solute particles are strong enough, then solute solvent forces, then solute remain insoluble and solution is not formed। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जो आप सल्यूट ले रहे हैं सॉल्वेंट में मिक्स करने के लिए, उन सल्यूट पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू वो फोर्सेस जो नई फोर्सेस बन रही हैं आपके पास सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो सकेगा, वो इनसॉल्युबल रहेगा और सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी का पे इफेक्ट आ गया अट्रैक्टिव फोर्सेस का। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ यू कैन एक्सप्लेन द सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन टू प्रिपेयर NaCl सोल्यूशन। आपने NaCl सोल्यूशन बनाना है, मीन्स कि NaCl को वाटर में डिसॉल्व करना है, तो उस दौरान क्या क्या सल्यूट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन होगा उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें आप हेडिंग दे देंगे प्रिपरेशन ऑफ NaCl सोल्यूशन। आपके बुक में ये जो टॉपिक है ये सॉल्युबिलिटी से नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पेज, सॉल्युबिलिटी का जो टॉपिक है आपकी बुक में उससे नेक्स्ट पेज पे ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे ये बहुत डिटेल्स और पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप आपकी बुक इसका जो हेडिंग है आपकी बुक पे वो है इफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन द सॉल्युबिलिटी, लेकिन वहाँ पे आपके पास आपको बहुत लेंथी आंसर मिलेगा। आप चाहें तो इस तरह से पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा इजीली। हेडिंग आप देंगे प्रिपरेशन ऑफ NaCl सोल्यूशन। व्हेन NaCl इज एडेड इन द वाटर इट डिजॉल्व्स रेडिली। जैसे आप NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट जो आप घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं उसको NaCl कह रहे हैं, उसको आप जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व कर जाता है जल्दी से। क्यों? इसकी रीज़न आपके पास नेक्स्ट पॉइंट्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। NaCl, अच्छा NaCl क्या है, NaCl इज़ अ सल्यूट और वाटर आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, NaCl स्प्लिट इनटू Na एंड Cl आइंस। NaCl को आप जैसे ही वाटर में डालते हैं तो दो किस्म के आयन बनते हैं, Na पॉजिटिव और Cl माइनस। पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2O
और उसमें आपके पास जो H होता है, सिर्फ एक H, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल का जो H प्लस है इट सराउंड्स द Cl माइनस आयन। क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होती है, तो इसीलिए जो वाटर का पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड होता है, वो Cl को सराउंड कर लेता है, और वाटर का जो नेगेटिव एंड होता है वो Na को सराउंड कर लेगा। तो इस तरह से वाटर और Cl के बीच में जो फोर्स बनेगी उसको हम कहेंगे सल्यूट सॉल्वेंट फोर्स। इसी तरह से Na प्लस और वाटर के बीच में भी जो फोर्स बन रही है वो भी क्या है, सल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्स आ रही है। Na और Cl के बीच में जो पहले से फोर्सेस मौजूद थी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो थी सल्यूट फोर्सेस। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आयंस ऑफ NaCl एंड पोलर वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो नए फोर्सेस बन गई हैं, ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट में हमने देखा, ये जो फोर्सेस हैं ये किसके बीच में है, आयंस ऑफ NaCl के बीच में और वाटर के बीच में है। और ये जो फोर्सेस होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन Na एंड Cl आयंस। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये जो नई बनी है फोर्सेस सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सल्यूट फोर्सेस, इसलिए NaCl डिज़ोल्व कर जाता है। अगर तो ये वाली जो सेकंड और थर्ड में ये जो फोर्स बन रही है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होती तो फिर NaCl डिज़ोल्व ना कर पाता, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इसलिए NaCl डिज़ोल्व कर गया। क्वेश्चन नंबर 11, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल दैट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे आपने जस्टिफाई करना है विद रीज़न के सॉलिबिलिटी किसी भी सॉल्ट की इंक्रीज़ क्यों होती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। मीन्स कि अगर आप एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, चीनी अगर आप डिज़ोल्व करते हैं, पानी में डालते हैं तो वो तो डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन अगर आप उसको बार बार डालते जाएँ तो एक पॉइंट आता है कि वो शुगर जो होती है, जो चीनी है, वो पानी में मिक्स नहीं हो रही होती। और लेकिन अगर उसको उठा के आप चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, मीन्स कि हीट करते हैं या टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो जो चीनी नीचे बैठी होती है या जो शुगर नीचे सेटल डाउन हो जाती है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी उसकी बढ़ गई। तो ऐसा क्यों होता है उसकी आपने रीज़न बतानी है। हेडिंग आएगी आपके पास रीज़न की, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सच सल्यूट्स। इस तरह के ये जो सल्यूट्स होते हैं, ये वाले जिसके टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इनकी नॉर्मली हमारे पास यूजुअली सॉलिबिलिटी बढ़ती है। इट मीन्स कि हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सल्यूट। ऐसा क्यों होता है कि हम जो सल्यूट ले रहे हैं जो सॉल्वेंट में मिक्स करने के लिए, उसके बीच की जो फोर्सेस हो रही हैं सल्यूट फोर्सेस, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में Na और Cl के बीच की जो फोर्सेस हैं उनको सल्यूट फोर्सेस कह रहे हैं। अगर वो फोर्सेस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद जो हैं वो सल्यूट की, उसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, और वो ब्रेक जब होती हैं तो वो सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर जाता है। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आयंस ऑफ सल्यूट। दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, एज अ रिजल्ट देयर टेम्परेचर फॉल्स डाउन। यहाँ पे आपके पास आपने जस्टिफाई करना है विद एन एग्जांपल। जस्टिफाई करना था कि सॉलिबिलिटी सॉल्ट की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर फॉल्स डाउन का अगर आप ना भी लिखें तो भी ठीक है। इसमें आपने बस सिर्फ ये बताना है कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ क्यों हो रही है। तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज इसलिए हो रही है कि ये एक पॉइंट है कि हीट जो होती है वो उन फोर्सेस को ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से आपके पास जो भी सल्यूट आपने लिया या जो सॉल्ट लिया है वो डिज़ोल्व कर जाता है, सॉल्युबल हो जाता है उसके बीच में। तो इस तरह से आपके पास ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हीट जो होती है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर देती है। तो आप ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इसको आप बेशक रहने दें कि एज अ रिजल्ट देयर टेम्परेचर फॉल डाउन। अब यहाँ तक भी लिख सकते हैं तो ये भी लिख दें तो भी इट्स इनफ, या आप चाहें तो अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं। सिर्फ आपके पास मेन जो आपने लिखना है वो एक ही पॉइंट इसमें बताना है कि अब बेशक क्वेश्चन सी आप आने से पहले हाफ लिख लें कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज हीट ब्रेक्स डाउन द
ये जो सेकंड लाइन लिखी हुई है कि हीट ब्रेक्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, आपके पास यहाँ तक आंसर इसका इनफ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट का क्या मतलब है, इसमें आप सबसे पहले हेडिंग देंगे वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट, और इसमें आपके पास 3 चीज़ें आ जाएंगी, डेफिनेशन, एग्जांपल और फार्मूला। डेफिनेशन है, इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज आपने जब मैयर करनी होती है, इसका मतलब ये है कि आपने सल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है सेंटीमीटर क्यूब में, और जो सॉल्वेंट है उसका भी आपने वॉल्यूम लेना है सेंटीमीटर क्यूब में। फॉर एग्ज़ाम्पल 30% अल्कोहल सोल्यूशन अगर आपके पास है, 30% V/V% अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब है कि उसमें 30 सेंटीमीटर अल्कोहल डिज़ोल्व हुआ है इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर, और जो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम बन रहा है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपके पास यहाँ पे जो भी टाइप आ रही है V/V आ रही है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सोल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है। फार्मूला आपके पास आएगा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का अपने वॉल्यूम वॉल्यूम लेना है और दोनों की यूनिट्स भी सेम होने चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। और क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज जब भी निकाली जाती है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर सेंड हो गए हैं चैप्टर नंबर 6 के। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।